नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 18 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये हमारे एडिटोरियल का पार्ट है, जिसमें संपादकीय में अगर हम देखें तो चेंजिंग द डिस्कोर्स ऑन विक्टिम ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये किया जा रहा है कि जब हम न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं तो न्याय प्रक्रिया में जो अपराधी हैं और न्याय प्रदान करने के लिए जो तंत्र है, उसकी या हम पुलिस प्रशासन की बात करें या हम न्यायपालिका की बात करें, तो प्रमुख इन लोगों की बात होती है जो एक तरह से न्याय को प्रदान करते हैं और जो अपराध में लिप्त हैं। लेकिन जिनके खिलाफ अपराध होता है, यानी जो एक तरह से विक्टिम या जो पीड़ित है, उसके लिए अगर हम बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया में बहुत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्याय प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए पीड़ित के संबंध में अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से प्रावधान है, वो चाहे वैधानिक रूप में हो, संवैधानिक रूप में या अन्य अगर हम बातों में देखें तो कहीं ना कहीं वो कमी एक महसूस होती है, जिससे पीड़ित को उसके अधिकार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ आलेख में कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम संपूर्णता को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो अपराधी हैं और जो हमारा न्याय तंत्र है, उसके साथ साथ जो पीड़ित है उसके बारे में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। जब भी हम बात करते हैं किसी तरह का आपराधिक सुधार, यानी क्रिमिनल जो हमारे लॉज हैं, आपराधिक जो कानून है, उनमें अगर हम किसी भी तरह का सुधार करते हैं तो सुधार का एक प्रमुख जो हमारा आधार होना चाहिए वो पीड़ित के संबंध में है। जो पीड़ित हैं, जब तक हम उनके संबंध में सुधारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आपराधिक कानूनों के सुधार की प्रक्रिया को एक संपूर्णता में नहीं ला सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है? पीड़ित के अधिकारों को भी एक तरह से आपराधिक कानूनों के सुधार में शामिल करना। जब हम आपराधिक न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़े सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार दोनों चरणों में होना चाहिए, अपराध पूर्व और अपराध पश्चात। देखिए, अपराध पूर्व का मतलब ये है कि अगर कोई भी अपराध किसी भी जगह पर घटित होने की संभावनाएं हैं तो हम किस तरह से कोई उपाय करें कि अपराध की घटना ना हो पाए, और अपराध अगर हो रहा है तो उसके बाद की जो संभावनाएं है उस पर भी हमें देखना होगा। तो दोनों तथ्यों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यानी हम अपराध पूर्व या प्री क्राइम की बात कर रहे हैं, अपराध से पहले की स्थिति। तो अपराध को रोकथाम करने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहां पर मान लीजिए हम कोई सड़क मार्ग ले लेते हैं और यह सड़क मार्ग एक तरह से सुनसान है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बड़ी फैक्ट्री है और ये रिहायशी इलाका है। तो अगर मान लीजिए महिलाएं भी इस फैक्ट्री में कार्य करती हैं, तो इस सुनसान इलाके में अगर वो मान लीजिए लेट नाइट में या लेट इवनिंग में ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है। तो यहाँ पर उनके खिलाफ अपराध हो सकते हैं। तो ये संभावित क्षेत्र है। तो अपराध से पहले ही इस जगह की जो सुरक्षा है या महिलाओं की सुरक्षा है, उसको एक तरह से हम लक्षित कर सकते हैं, या अन्य तरह के अपराध जो इस तरह के इलाके में हो सकते हैं। तो इससे हम एक तरह से अपराध पूर्व की एक बात करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपराध को होने से पहले ही उसके बारे में जहां जहां संभावनाएं दिखती हैं वहां पर उनको रोकने के प्रयास करने चाहिए। तो ये तंत्र अगर हमारा मजबूत होगा तो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया, उसको हम एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है अपराध पश्चात, अगर अपराध होता है उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसमें हमें यह देखना होगा कि जिसके खिलाफ अपराध हो रहा है, यानी जो पीड़ित है, उसको केवल एक गवाह ना माना जाए और उसके जो अधिकार हैं उनका भी एक तरह से संरक्षण किया जाए। उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी एक तरह से समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी अपराध में वो गवाही देने के एक तंत्र के रूप में सिर्फ देखा जाए और उसके बाद से जो भी एक तरह से न्याय प्रक्रिया है या जो सरकारें हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो पीड़ित के प्रति समाप्त हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं पीड़ित के प्रति जो एक रवैया है उसे बदलने की आवश्यकता है। तो अगर अपराध हो रहे हैं तो जो पीड़ित है उनके संबंध में हमें किस तरह के सुधार करने होंगे। तो सुधार करने में अगर हम कुछ तथ्यों को देखें तो पहला एक प्रमुख सुधार यह है कि जो पीड़ित है उसको न्याय प्राप्त करने में आसानी हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, अगर वो अपनी कंप्लेन, मान लीजिए हम एफआईआर की बात करें, अगर एफआईआर की प्रक्रिया काफी आसान है, आसानी से वो अपने अपराध के बारे में जो भी न्यायिक प्रक्रिया वहां तक अगर वो पहुंच पा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि पीड़ित को एक तरह से न्याय मिलेगा। न्याय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर वो अपनी कंप्लेन आसानी से रजिस्टर नहीं करा पाता है तो हम एक तरह से देखें हमारे न्याय प्रक्रिया में इसकी व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी की अगर हम बात करें
तो 154 अगर हम 3 को देखें तो इसमें कहा गया एक तरह से कि अगर किसी भी तरह की कंप्लेन है वो रजिस्टर अगर नहीं की गई है तो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है सीधे उच्च अधिकारी को कंप्लेन भेज सकता है। तो यहाँ पर अगर कंप्लेन रजिस्टर नहीं की जा रही है तो उसके लिए एक प्रावधान दिया गया है। अगर हम आईपीसी की 166 एसी सेक्शन को देखें तो यहाँ पर प्रावधान ये है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं की गई है तो उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक तरह से कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ संज्ञेय अपराधों में ही एक तरह से 166 एसी को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जितने भी संज्ञेय अपराध हैं उन सभी को 166 एसी के अंतर्गत लाया जाए, जिससे कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिसको कंप्लेन की जानी है उसको एक तरह से विवश किया जा सके वो कंप्लेन रजिस्टर करे। क्योंकि बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए अगर कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है तो उसके खिलाफ 166 एसी का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो पीड़ित है वो अपनी कंप्लेन को आसानी से रजिस्टर कर पाए, और अगर नहीं रजिस्टर हो रहा है तो इसके लिए जो भी एक तरह से लोग उत्तरदायी हैं उनमें ऐसा भय होना चाहिए कि अगर वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रहे हैं किसी भी अपराध के संबंध में, जो कोई व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो वो एक तरह से विवश हो कि उसको रजिस्टर कराएं, अन्यथा उनको दंड दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसको पीड़ित के लिए आसान किया जा सकता है। पीड़ित की भागीदारी का मतलब है जो भी एक तरह से प्रक्रिया चल रही है उसमें पीड़ित को पूर्ण रूप से शामिल किया जाए, केवल एक गवाह के रूप में या ऐसी स्थिति में जहां पर उसकी एक छोटी आवश्यकता महसूस हो, ऐसा नहीं, पूरी प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाए और जो भी लीगल एड फ्री में उपलब्ध हो सकती है वो उसको दी जाए, जिससे कि किसी भी केस में अंतिम रूप में निर्णय तक में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। काफी स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि लंबा समय लगने के कारण जो पीड़ित है वो एक तरह से केस की प्रक्रिया से अपने आप को धीरे धीरे अलग करता जाता है और केस कमजोर होकर कभी कभी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, और जो अपराधी हैं वो एक तरह से कोई भी दंड पाने से बच जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें एक तरह से पीड़ित की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। पीड़ित को सूचना का अधिकार, जो भी एक तरह से प्रक्रिया चल रही है किसी भी अपराध के संबंध में उसकी पूर्ण सूचना पीड़ित को मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो पाएगा तो पीड़ित की भागीदारी सुनिश्चित होगी और न्यायिक प्रक्रिया एक तरह से अंतिम रूप में जो न्याय है उसको दे पाएगी। क्योंकि अगर पीड़ित को पूरी जो प्रक्रिया किसी अपराध के खिलाफ चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो गवाही देना या अपनी तरफ से जो भी वो सबूत भी दे सकता है उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी रह सकती है और ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। तो सूचना का अधिकार भी पीड़ित को संपूर्ण रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए। पीड़ित की सुरक्षा, भारत में अगर हम देखें तो आज भी जो पावरफुल लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ लोग अगर जाते भी हैं तो अंतिम निर्णय में समस्या क्या आती है कि जो भी पीड़ित है उसको डरा धमकाकर या बल का प्रयोग करके रोका जाता है। तो पीड़ित की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी पीड़ित के द्वारा जो न्याय प्रक्रिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लिया जाएगा। जो भी अपराध हो रहा है उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, इससे न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकता है। पीड़ित की सहायता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब किसी भी प्रकार की सहायता जो पीड़ित को आवश्यक है, वो चाहे चिकित्सीय सहायता हो, मनोवैज्ञानिक हो या वित्तीय सहायता। अगर हम सामान्य रूप से देखें जैसे बलात्कार की जो पीड़िता हैं या एसिड अटैक से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक तरह से जो सहायता की व्यवस्था है वो मजबूत हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अन्य जो अपराध हैं उनमें पीड़ित को जो सहायता है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें सभी प्रकार के अपराधों में पीड़ित को जो सहायता है उसको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमेशा चिकित्सीय सहायता ही नहीं या वित्तीय सहायता ही नहीं, कभी कभी केवल मनोवैज्ञानिक सहायता की भी आवश्यकता होती है। किसी भी पीड़ित को अपराध में जो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक एक दबाव बना है उससे अपने आप को हटाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरह की जो सहायता है वो पीड़ित को उपलब्ध कराना भी सरकार को व्यवस्था करनी होगी। जब हम मुआवजे की बात करते हैं तो मुआवजा देते समय हमें यह देखना होगा कि मुआवजा वाजिब हो, यानी जितनी आवश्यकता है उतना हो। ऐसा ना हो कि मुआवजा एक खाना पूर्ति के रूप में हो, यानी सिर्फ एक तरह से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया जाए। तो मुआवजे को एक तरह से वास्तविक रूप में, न्याय संगत रूप में एक तरह से देखना होगा कि जितनी आवश्यकता है उतना मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मुआवजे की जो प्रक्रिया है उस अधिकार को भी कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता है। तो इसमें सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होती हुई दिखे, पूर्ण रूप से न्याय हो रहा है ऐसा एक तरह से जो पीड़ित है उसको भी अनुभव होना चाहिए। इसके लिए मुआवजे की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है।
आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में अगर हम देखें तो हर्बर्ट एल पैकर के द्वारा कहा गया है कि दो मूल्य प्रमुख रूप से हैं जिन पर हमें केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो दो मूल्य जिनके आधार पर आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से चलती है। पहला है अपराध को नियंत्रित करना और नियत प्रक्रिया, यानी जो भी ड्यू प्रोसेस है उसका पालन किया जाना। यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों के साथ साथ डगलस ई बेलोफ ने एक तीसरे भाग की बात करी है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और वो है पीड़ित की भागीदारी। तीसरा सबसे आवश्यक भाग है। तो अगर हम इन तीनों भागों को मजबूत करते हैं, अपराध नियंत्रण, जो नियत प्रक्रिया है वो पालन करना, और पीड़ित की भागीदारी, तो आपराधिक न्याय प्रणाली को हम एक मजबूती भारत में दे सकते हैं। तो जो भी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार होंगे उनमें कहीं ना कहीं इन दो अपराध नियंत्रण और नियत प्रक्रिया के साथ साथ पीड़ित की भागीदारी, इसको भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। किसी भी अपराध में कोई पीड़ित है उसको न्याय की प्रक्रिया एक मजबूत रूप से दी जा सकती है अगर हम उस प्रक्रिया को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39A से ज्यादा हम उसे मूल अधिकार यानी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 उसके अनुसार उपलब्ध कराएं। तो मूल अधिकारों के माध्यम से अगर न्याय की प्रक्रिया को एक तरह से संचालित किया जाएगा तो इसका जो प्रयोग है ये एक तरह से सकारात्मक रूप में बढ़ेगा और जो पीड़ित है उनके अधिकारों का अधिक से अधिक संरक्षण हो पाएगा। और इस तरह से संवैधानिक रूप में अगर मूल अधिकार के रूप में एक न्याय की जो प्रक्रिया है उसको पीड़ित के साथ में जोड़ा जाएगा तो इसको पालन करा पाना न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी काफी आसान होगा, और जो हमारी न्यायपालिका है वो पीड़ित के अधिकारों को लेकर और ज्यादा मजबूती से अपने निर्णय दे पाएगी। तो ये भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक तंत्र है जिसको विकसित किया जा सकता है। जो सुधार है वो हमने यहां पर डिस्कस किए। इसी के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन एक लिखिएगा, न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए पीड़ित के अधिकारों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप कारण बताइए कि जब तक पीड़ित को आप पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे, उसको मुआवजा सही से नहीं मिलेगा या उसको सहायता नहीं मिलेगी, आसानी से अपने अपराध को वो बता नहीं सकता या अपनी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करा सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से मजबूत है या वो प्रक्रिया पूर्ण हुई है। तो हमने जो अलग अलग डिस्कस किए हैं सुधार, उन्हीं को अलग अलग पैराग्राफ में बताकर इसको एक तरह से इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, अंडर बाइडेन सिक्योरिटी एम्पैथी लिबरल एंटीपैथी। अगर इस आर्टिकल में हम देखें तो राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका की जो नीतियां हैं उसमें बड़े परिवर्तन होंगे। आप सभी इस चीज को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल का जो शासन रहा है उसमें नीतियों में बहुत ज्यादा परिपक्वता नहीं दिखाई पड़ी, या नीतियां बहुत ज्यादा आप उन पर प्रेडिक्शन या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आज कुछ कहा गया और अगले दिन ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया है या अपनी नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन ला दिए। तो इस तरह की जब नीतियां एक सबसे शक्तिशाली देश के द्वारा पालन की जाती हैं तो इसका जो प्रभाव है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था सामरिक स्थिति पर पड़ता है। तो बाइडेन के आने के बाद एक बड़े परिवर्तन होंगे। तो सबसे बड़ा अगर प्रभाव यहां पर देखें तो अमेरिका की जो नीतियां हैं वो कुछ निश्चित हो जाएंगी, यानी कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहां पर नीतियों को आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जब निश्चित अनुमानित नीति होती है तो अलग अलग जो उसके सहयोगी देश हैं या विरोधी देश भी हैं उनकी जो नीतियां हैं उनमें भी एक तरह से एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित जब अनुमानित नीति अमेरिका की होगी तो उसका असर भी एक तरह से दिखाई पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय में राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ज्यादा काम नहीं किए गए और जो भी विदेश नीति है उसको अचानक ही तेजी से लागू करने का प्रयास किया गया। जैसे हम ईरान के मुद्दे को देखते हैं जहां पर किसी भी तरह से ईरान से वार्ता करने का प्रयास नहीं किया गया और अचानक ही ईरान की जो डील है उसको कैंसिल किया गया। तो डिप्लोमेटिक राजनीतिक स्तर पर जो वार्ताएं हैं वो एक तरह से फिर से अस्तित्व में आएंगी बाइडेन के आने के बाद। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हम लास्ट का सेशन उनका 1-1.5 साल का देखें तो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध, कोविड-19 में चीन को पूर्ण रूप से दोषी ठहराना, ये स्थितियां चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने के लिए था। ये स्थिति आगे रहेगी और बाइडेन के द्वारा भी इस तरह का काम किया जाएगा कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है और खास तौर पे दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से प्रभाव को बढ़ा रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए वो कार्य करेंगे, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ज्यादा होगा बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह की नीतियां अपनाते हुए। तो ये तो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन होगा। अमेरिका की नीतियों में अगर यह परिवर्तन आता है तो इसका कहीं ना कहीं भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के समय में कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो भी अमेरिका में उदारवादी जो एक तरह से डेमोक्रेट पार्टी के साथ माने जाते हैं उनके द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए गए उसका भारत में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसको कोई तवज्जो दी गई या उसका ध्यान दिया गया, तो ऐसा नहीं था। तो वर्तमान समय में बाइडेन के आने के बाद जो उदारवादी विचारक हैं जो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आलोचना करते हैं उसको
अब अनदेखी करना आसान नहीं होगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में हमने किया। तो माना यह जा रहा है कि अगर हम विधिक अधिकारों की बात करें लोगों के, या मानवाधिकारों की बात करें, या लोगों की स्वतंत्रता की बात करें, इनके बारे में जो विचार हैं वो और ज्यादा प्रबलता से अमेरिका में कहे जाएंगे और भारत को एक तरह से उन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो विचार अब व्यक्त करने वाले उदारवादी हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत अभी जो अनदेखी कर रहा था वो करना भारत के लिए उतना आसान नहीं है। वैसे भी अगर आप अमेरिका के साथ भारत की नीतियों में देखें तो एक बड़ा परिवर्तन यहां पर दिखता है। अगर हम 90, 80 या 70 के दशक की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं था। भारत अमेरिका एक तरह से विरोधी माने जाते थे, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं सोवियत संघ के साथ ज्यादा दिखाई देता था। तो इसी कारण से भारत और अमेरिका के बीच में बहुत आर्थिक या बड़े स्तर पर सामरिक कोई समझौते नहीं हुए। लेकिन अमेरिका में भारतीय जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको माना जाता था काफी मजबूत है। वर्तमान समय में क्या है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच में सुरक्षा और सामरिक भागीदारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आप देखें 4 जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है अमेरिका और भारत के बीच में वो हस्ताक्षर हो चुके हैं। चाहे हम जीसोमा की बात करें, लेमोआ की बात करें, कॉमकासा की बात करें, या बिल्कुल ही अभी हस्ताक्षर होने वाला बेका, तो चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट हमने अमेरिका से हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार हमें बड़े पैमाने पर जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो मिल पाएगी कहीं ना कहीं अमेरिका से। जो भी इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं वो अमेरिका से हमें मिल पाएंगी। लॉजिस्टिक में हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे। तो इस तरह का जो सामरिक सहयोग हो रहा है ये पहले नहीं होता था। तो वर्तमान में सामरिक और सुरक्षा भागीदारी बढ़ी है, लेकिन भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको लेकर अमेरिका में जो विचार है वो कमजोर हुए हैं। यानी अमेरिका में जो उदारवादी हैं वो ये मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आई है, मानवाधिकार या स्वतंत्रता इनके मामलों में कुछ कमजोरी आई है, जबकि पहले के समय में इसको मजबूत माना जाता था जब भागीदारी हमारी कमजोर थी। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भागीदारी भारत अमेरिका की सुरक्षा और सामरिक स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भारत का एक जो अच्छा स्थान माना जाता था अमेरिका में उदारवादियों के बीच में वो कमजोर हुआ है। तो ये एक विरोधाभासी जो विचार है अमेरिका और भारत के संबंधों में ये वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले अगर हम बराक ओबामा के समय की बात करें तो उन्होंने जब भारत में विजिट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तो उस समय भी उनके द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर एक बयान दिया गया था जब उनके द्वारा सीरी फोर्ट में अपना एक एड्रेस दिया जा रहा था। तो वहां पर भी भारत ने उसकी एक अनदेखी करी थी। ओबामा के उस बयान को बहुत ज्यादा भारत के द्वारा महत्व नहीं दिया गया था। तो माना यह जाता है कि डेमोक्रेट कहीं ना कहीं उदारवादी इन विचारों के साथ में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए वर्तमान में इनकी अनदेखी कर पाना आसान नहीं है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अगर हम देखें तो प्रमिला जयपाल का एक केस है, जो कि डेमोक्रेट पार्टी की एक कांग्रेस की सदस्य अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य से। इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में जो भी भारत के द्वारा आर्टिकल 370 को खत्म किया गया या विशेष दर्जा जो समाप्त करने की बात थी उसके संबंध में एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो प्रमिला जयपाल के द्वारा ये जो कार्य किया गया था इसके विरोध में अगर हम देखें तो उनसे मिलने से हमारे जो विदेश मंत्री उनके द्वारा इनकार किया गया। उसी के साथ साथ विदेश मामलों की जो समिति है उसकी बैठक में भी एक तरह से जाने से एस जयशंकर के द्वारा इनकार किया गया, क्योंकि उस कमेटी की बैठक में प्रमिला जयपाल उपस्थित रहती। तो माना यह गया कि भारत की तरफ से प्रमिला जयपाल का एक तरह से बायकॉट किया गया। और उस समय जो ये काम हुआ था उसको कमला हैरिस जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति बनने वाली अमेरिका की, उन्होंने प्रमिला जयपाल का समर्थन किया था। यानी एक तरह से भारत के द्वारा प्रमिला जयपाल का जो विरोध किया गया था उसको कमला हैरिस ने एक तरह से नकार दिया था। उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस या राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन, इन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं जो उदारवादी विचार है अमेरिका के, जो डेमोक्रेट एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, वो भारत के ऊपर एक तरह से आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने जो आलोचक हैं और जो प्रशंसक हैं दोनों को हमें साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में हम भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। योग के रूप में अगर हम देखें या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य देखें तो इन सब मामलों में हम कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक स्वीकारोक्ति पाते हैं। तो अगर हमारी किसी भी मामले को लेकर आलोचना होती है तो उसको भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और जो भी कार्रवाई हो सकती है उस पर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति तभी स्थापित कर सकते हैं जब प्रशंसक आलोचक दोनों को एक तरह से आप स्वीकार करें। जैसे हम पाकिस्तान की
किसी भी तरह की जो आलोचना है उसको सिरे से नकार देते हैं। उनके जो भी राजनयिक या उनके मंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं हम उस बात को नकार देते हैं। तो पाकिस्तान के साथ ये रवैया हम जरूर रख सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक जो वैश्विक शक्ति है उसके साथ में ये रवैया वर्तमान में हमारे लिए रखना उतना आसान नहीं है। तो वैश्विक शक्ति के रूप में अगर हम स्थापित होना चाहते हैं तो हमें दोनों पक्षों के विचार है उनको देखना पड़ेगा। और हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो मानवाधिकार की अगर हम बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, उनके आधार पर भारत में जो भी समस्याएं दिखती हैं, बाहरी देशों में अगर इस तरह का बयान आता है तो उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है सकारात्मक रूप में। ध्यान रखें, भारत का सहयोग अमेरिका के लिए भविष्य में भी आवश्यक होगा, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रहेगा। लेकिन जो भी अन्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर उदारवादी सवाल उठाते रहे पिछले अगर हम 3-4 साल में देखें तो वो सवाल और ज्यादा प्रबल होंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हमारी जो भी नीतियां हैं, हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके आधार पर हमारी मजबूती वैश्विक स्तर पर हमें मजबूत रूप में स्थापित करने में हमेशा सहायक रही है। तो आलोचना को सहर्ष स्वीकार करके, जो भी कमियां उनको दूर करके, हम भारत को वैश्विक स्तर पर जगत गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रयास सरकारें करती हैं भारत में, उसको हम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का भारतीय नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा, उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। तो किस तरह से जो उदारवादी हैं उनके विचारों में प्रबलता आएगी, उनके विचारों को अमेरिका में महत्व मिलेगा, जैसा ट्रंप के समय में नहीं था। आप प्रमिला जयपाल का केस बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरह से जब हम 70-80 के दशक में सोवियत संघ के साथ थे तो हमारी नीतियां कैसी थी अमेरिका के साथ, वर्तमान में है कैसी। तो एक जो परिवर्तन है उसको आप बता सकते हैं। और निष्कर्ष में यह बताएं कि हमें आलोचना को भी एक तरह से साथ में लेकर उस पर सकारात्मक काम करते हुए अपनी जो सॉवरेंटी है, स्वायत्तता है, उससे समझौता नहीं करना है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक तथ्य है तो उस पर काम करके हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारी जो मानवाधिकार है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो हमारे संवैधानिक पार्ट से है, उनको हमें मजबूत करके भारत को वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना है। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, फ्रेजाइल सीज फायर। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो आर्मेनिया और अजरबैजान उन दोनों के द्वारा नगर्नो काराबाग का जो इलाका है इसके लिए लंबे समय से फाइट चल रही थी और रूस के द्वारा एक तरह से मध्यस्थता करने के बाद एक सीज फायर या युद्ध विराम हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं के बीच में। और माना यह जा रहा है कि ये जो सीज फायर या युद्ध विराम हुआ है 1994 के युद्ध विराम की अगर हम तुलना में वर्तमान 2020 के युद्ध विराम को देखें तो यहां पर स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं, क्योंकि 94 में माना जाता था कि आर्मेनिया उसको ज्यादा एक तरह से लाभ हुआ या ज्यादा बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर रखा था जब युद्ध विराम हुआ। अगर वर्तमान युद्ध विराम की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें अजरबैजान को एक तरह से ज्यादा लाभ हुआ है और अजरबैजान ने काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया है आर्मेनिया से। अगर हम यहां पर देखें तो प्रमुख रूप से जो कब्जे वाला इलाका है सूसा इलाके की अगर हम बात करें, जो कि नागोर्नो काराबाग की जो राजधानी है स्टेपनाकर्ट उसके एक तरह से बिल्कुल पास में है। तो माना यह जाता है कि सूसा क्षेत्र पर जो अजरबैजान का एक कब्जा बना हुआ है यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अजरबैजान ने अपना एरिया विस्तारित किया है इस नागोर्नो काराबाग के क्षेत्र में। अगर आप यहां पर देखें तो 27 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो यह इलाका एक तरह से है जो अजरबैजान के नियंत्रण में है। अगर हम इस एक तरह से लाइन की बात करें तो यह इलाका आर्मीनिया के नियंत्रण में है और जो टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है अजरबैजान, तो अजरबैजान सिर्फ इतनी टेरिटरी कंट्रोल करता था या ये इलाका। तो ये जो आपका येलो पार्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है इस पर एक तरह से नियंत्रण किया है अजरबैजान ने। उसी के साथ साथ सूसा जो इलाका है वहां पर नियंत्रण किया है। तो दिखा यह रहा है कि कहीं ना कहीं अजरबैजान यहां पर मजबूत हुआ है। और अजरबैजान का साथ किसने दिया? तुर्की ने। आर्मेनिया की तरफ से देखें तो रूस उनका एक प्रमुख सहयोगी था, लेकिन रूस ने प्रत्यक्ष रूप में सीधे कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया। युद्ध विराम करने में जरूर रूस ने सहयोग किया, लेकिन तुर्की का एक तरह से महत्व यहां पर बढ़ा। तो माना जा रहा है कि ये जो युद्ध विराम है वर्तमान समय में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में शांति स्थापित जरूर कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में रूस और तुर्की के बीच में इस क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो बढ़ेगा, क्योंकि तुर्की ने एक तरह से अपना प्रभाव यहां पर बढ़ा दिया है अजरबैजान को ज्यादा इलाके पर कब्जा दिलाकर। और रूस
इसको आने वाले समय में कहीं ना कहीं परिवर्तित करने का एक प्रयास अवश्य करेगा, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन के बयान से भी साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध है, ये बड़े रूप में रूस और तुर्की के बीच में जो आपसी संबंध है उनको भी कहीं ना कहीं एक निचले स्तर पर ले जाएगा। तो भविष्य में ये युद्ध विराम बना रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि रूस के द्वारा इसको किस तरह से स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में रूस ने इसको स्वीकार जरूर किया है, लेकिन ये रूस की वैश्विक स्तर पर एक कमजोरी को दर्शा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए भविष्य में जरूर प्रयास होंगे, क्योंकि आर्मेनिया के क्षेत्र जो नियंत्रण में थे नागोर्नो काराबाख में, उसमें कमी आई है और यह कहीं ना कहीं रूस को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि रूस आर्मेनिया का एक तरह से सहयोग कर रहा है और एक रक्षा भागीदार के रूप में आर्मेनिया उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो तुर्की के प्रभाव को यहां पर एक तरह से आगे भविष्य में रूस रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि ध्यान रखें इसका जो प्रभाव है वो सीरिया पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सीरिया में कहीं ना कहीं तुर्की वो एक तरह से बशर अल असद के विरोध में है और बशर अल असद का समर्थन कर रहा है रूस। तो कहीं ना कहीं सीरिया में भी तुर्की अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। तो यहां की सफलता तुर्की का जो मनोबल है वो बढ़ा सकता है। आगे चलकर ग्रीस के साथ तुर्की का जो विवाद है वहां पर भी तुर्की अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। तो ये भविष्य में अमेरिका और रूस इनका इस क्षेत्र में जो प्रवेश है उसको एक तरह से करने का संकेत देता है। युद्ध विराम वर्तमान स्थिति में एक तरह से स्थितियों को शांत कर रहा है, लेकिन भविष्य के लिए एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट या बड़े संघर्ष के आधार को भी दे रहा है। अगर तुर्की ने अपने प्रभाव को सिर्फ आर्मेनिया अजरबैजान के विवाद में नागोर्नो काराबाख की जगह सीरिया में बढ़ाने का भविष्य में प्रयास किया, या ग्रीस के साथ जो विवाद है वहां पर भी वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, और जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति एर्डोगन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की की जो अपनी खुद की स्थिति है देश की, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जो घरेलू मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए वैश्विक स्तर पर एर्डोगन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और वो अपने आप को इस क्षेत्र में एक बड़े मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बड़े कॉन्फ्लिक्ट को भविष्य में जन्म दे सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमीज। यहाँ पर अगर देखें तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताया गया है कि एशिया में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, और ये जो बड़ा परिवर्तन है इसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं कोविड-19 का प्रभाव माना जा रहा है। तो कोविड-19 का जब प्रभाव हुआ तो माना यह गया कि कोविड-19 से पहले अगर हम देखें तो दुनिया की आर्थिक रूप से निर्भरता चीन पर बहुत ज़्यादा थी। चीन को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का केंद्र कहा गया और दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसमें एक प्रमुख भूमिका उसकी थी। इसी कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर माना गया बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसका एक नतीजा शायद ये निकलता कि चीन से बड़ी संख्या में जो विनिर्माण के केंद्र वो बाहर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर हुआ। अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग में, तो वस्त्र उद्योग में थोड़ा परिवर्तन हुआ और कुछ उद्योग बांग्लादेश और श्रीलंका पहुंचे, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। यानी चीन अभी भी उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो चीन का इस तरह से प्रभाव घट जाएगा कोविड-19 के बाद, इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। कोविड-19 के बाद भी चीन विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर वर्तमान में देखें तो विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं जिनके द्वारा चीन में उत्पादन किया जाता है उनके द्वारा एक नई नीति अपनाई गई है जिसको चाइना +1 कहा जा रहा है। और चाइना +1 नीति का सिंपल सा मतलब है कि चीन में बड़ा उत्पादन नहीं करना, छोटे उत्पादन केंद्र को रखना। तो कंपनियां कर ये रही हैं कि बड़े उत्पादन के लिए वो चीन या अन्य देशों पर निर्भर नहीं करेंगी, वो छोटे छोटे एक तरह से इन्वेस्टमेंट करके छोटा छोटा जो प्रोडक्शन सेंटर है उनको डालेंगी, तो एक जगह निर्भरता नहीं रहेगी। तो 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियों के छोटे केंद्र चीन में भी रहेंगे, वियतनाम में भी रहेंगे, भारत में भी रहेंगे, बांग्लादेश में भी रहेंगे। तो इससे चीन पर निर्भरता भी एक तरह से कम होगी और चीन का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से घटाने की जो बात हो रही है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको चीन +1 नीति एक तरह से कहा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन का योगदान है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा जैसा कोविड-19 के समय माना जा रहा था। एशिया पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि चीन से जो शिफ्ट होगा उत्पादन वो एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जा सकता है। तो छोटे उत्पादन केंद्र जो चीन +1 नीति में आएंगे, ये भविष्य का एक तरह से एक रूप हो सकता है अर्थव्यवस्थाओं का, अगर हम प्रमुख रूप से एशिया में देखें। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि चीन से अगर उत्पादन नहीं हट रहे हैं तो कारण क्या है, तो चीन अभी भी एक आकर्षण का केंद्र
बना हुआ है निवेश का, उत्पादन के लिए। तो पहला बड़ा कारण माना जाता है कि चीन में व्यापार करना काफी आसान है, क्योंकि वहां पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं, कम्युनिस्ट शासन है, नीतियां तेजी से बनती हैं, तेजी से लागू होती हैं, उनमें किसी तरह की बहुत बाधाएं नहीं है, तो व्यापार करना आसान है। दूसरा, चीन के उद्योग किसी भी समस्या से बहुत तेजी से उभर पाते हैं, क्योंकि सरकारी समर्थन काफी मजबूत होता है। इसी कारण से आप देखें कोविड-19 के बाद जो औद्योगिक उत्पादन है वो चीन में तेजी से वापस आया है, यानी उत्पादन वो तेजी से फिर से पुराने स्तर पर लाने में लगे हुए हैं, और ये स्थिति आसानी से सामान्य स्तर पर चीन में पहुंच रही है। तो ये भी एक दूसरा बड़ा आकर्षण है। और तीसरा, अगर हम देखें तो अगर हम 1990 के बाद से देखें, यानी पिछले 30 सालों का समय ले, तो उसमें चीन एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो लंबे समय से विदेशी कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं, तो वहां पर उन्होंने लंबे समय में निवेश किया है, अपना एक आधार बनाया है, तो उसमें समय लगा है और लागत भी बहुत ज्यादा लगी है। अगर चीन से उत्पादन केंद्र हटाएंगे तो उसके लिए लागत एक तरह से नए रूप में लगानी पड़ेगी, कहीं पर भी उत्पादन जाएगा, और यह काफी समय भी लगेगा। तो समय और लागत को एक तरह से बचाने के लिए भी चीन से उत्पादन केंद्र बड़े पैमाने पर हटेंगे, इसकी संभावनाएं नहीं है। तो ये 3 कारण है जिससे चीन अभी भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान अगर एशिया में देखें तो बड़ा परिवर्तन आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्थाओं में क्यों होगा, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला तो है आरसीईपी, जो इसी संडे यानी 15 तारीख को एक तरह से लागू हो गया है। तो आरसीईपी में जो 15 देश हैं, आसियान की अगर हम बात करें 10, उसके अलावा देखें दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, 3 प्रमुख पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, और उसी के साथ साथ देखें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आरसीपी एक सबसे बड़े आर्थिक भागीदारी के रूप में आ जाएगा। और चीन +1 नीति, यानी छोटे छोटे केंद्र एक तरह से उत्पादन के स्थापित करना, इसका एक तरह से हमारी एशिया के अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2 प्रमुख नीतियां हैं। अब इसका नुकसान एक तरह से भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया को हो सकता है, क्योंकि निवेश यहां पर एक तरह से क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर हम आरसीपी की बात करें तो वियतनाम, इंडोनेशिया के अलावा जो देश हैं, जैसे अगर हम बात करें थाईलैंड की, हम बात करें कंबोडिया, उसके अलावा फिलीपींस है, ब्रुनोई है, लाओस की बात करें, म्यांमार में, यहां पर निवेश एक तरह से जा सकता है। तो अभी तक जो स्थिति वियतनाम, इंडोनेशिया को दिख रही थी मजबूत, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो आरसीपी के आने के बाद यह विस्तारित होगी। और चाइना +1 नीति, छोटे छोटे उद्योग लगाना, छोटा उत्पादन केंद्र लगाना, तो बहुत सारे देश एक तरह से विकल्प में आ जाएंगे। तो इससे भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे जो बड़े देश हैं, जो ज्यादा निवेश आकर्षित कर रहे थे, उन पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में एशिया में जो स्थिति बन रही है, वहां पर भारत के लिए बहुत चुनौतियां हैं। तो अगर हम भारत के लिए चुनौती देखें तो पहली चुनौती है घरेलू सार्वजनिक निवेश, यानी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो सकता है डोमेस्टिक रेवेन्यू में भारत में, उसमें कुछ समस्याएं यहां पर हैं। तो उस निवेश को एक तरह से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये निवेश बढ़ेगा नहीं, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं नहीं है। आईएमएफ का अध्ययन यह कहता है कि अगर जीडीपी का 1% निवेश बढ़ाया जाता है तो जीडीपी जो देश की है उसमें 2.7% की वृद्धि हो सकती है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश, उसमें 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, और रोजगार में 1.2% की वृद्धि हो सकती है। तो आप देखें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश का कितना फायदा होता है। तो ये भारत में एक तरह से करने की आवश्यकता है। लेकिन कोविड-19 के समय सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से सहायता दी गई, जो निवेश किया गया, उसके कारण हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो तेजी से बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निवेश करने के लिए सरकार के पास संसाधन कितने हैं या सरकार कितना निवेश कर सकती है, इसको लेकर सवालिया निशान है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़े परिवर्तन तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। सुधार हो रहा है, लेकिन तेजी से सुधार दिख रहा है, इसकी अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक निवेश है वो ज्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में विकास की दर की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है तो निवेश करने के लिए आकर्षण नहीं रहता है। तो सार्वजनिक निवेश आ पाएगा, इसको लेकर एक तरह से अभी सवालिया निशान है। तो किस तरह से सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाए, ये भारत में एक पहली बड़ी चुनौती अगर हम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो भारत के लिए। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, ये जो लाभ है अर्थव्यवस्था को तभी मिल पाता है जब निजी क्षेत्र पर ऋण का बहुत अधिक दबाव न हो। यहां पर आप देखें कि निजी क्षेत्र को बहुत सारी छूट जरूर दी गई है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऋण की स्थिति अच्छी नहीं है, और बहुत सारे लोन हैं जो बैंक के एक तरह से एनपीए हो रहे हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो निजी क्षेत्र पर ऋण का दबाव बना हुआ है, वो स्थिति बहुत सकारात्मक रूप में नहीं है। इसी कारण से पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश का ये जो लाभ है ये अर्थव्यवस्था को मिल पाएगा। इसको लेकर भारत में जो संभावनाएं हैं उस पर बहुत सकारात्मक अभी हम नहीं कह सकते। तो पहली चुनौती भारत के लिए ये बनती है।
दूसरा, भारत के लिए अगर हम समस्या देखें तो व्यापार नीति, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है, तो वर्तमान स्थिति ये है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, यानी सभी देश अपने लाभ को देखकर एक तरह से बाहरी जो रोजगार जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं। जैसे अमेरिका में हम देखें तो अमेरिकी लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियां हैं उनको एक तरह से हतोत्साहित किया जा रहा है, या अमेरिकी कंपनियां अगर भारतीयों को रोजगार अमेरिका में दे रही हैं तो उनको अमेरिका सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है करों में वो नहीं दी जा रही है। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद है इससे नुकसान एक तरह से हो रहा है। इसी के साथ साथ संरक्षणवाद बढ़ रहा है, सभी देश अपने घरेलू उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं। कोविड-19 के बाद ये स्थिति और ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका प्रभाव एक तरह से भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो भी निवेश या जो भी उत्पादन केंद्र आ सकते हैं उनकी संभावनाओं में एक तरह से कमी आ सकती है। आरसीपी का एक तरह से इस समय लागू होना ये कहीं ना कहीं स्थितियों को और ज्यादा भारत के लिए कठिन करेगा। भारत इसमें शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है वो भारत को नहीं मिलेगा और नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में जो दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान के देश हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो निवेश है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से पहुंच सकता है। तो भारत की स्थिति आरसीपी के आने के बाद से हमारी व्यापार नीतियों में बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। या तो हम आरसीपी में शामिल हों या आरसीपी का एक तरह से जो विकल्प है उसको अपनी व्यापारिक नीति में कुछ परिवर्तन करके एक तरह से हम लाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बड़े पैमाने पर एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को जो लाभ हो सकता है उससे हम अपने आप को वंचित करेंगे। तो उससे बचाने के लिए हमें व्यापार की नीति में अपने बड़े परिवर्तन करने होंगे। महिला भागीदारी तीसरी एक बड़ी समस्या है। भारत में अगर हम देखें तो 2004-05 से अगर हम 2017-18 के बीच में देखें तो महिला श्रम भागीदारी में बड़ी कमी आई है। 42.7% से घटकर मात्र 23.3% रह गया है। माना जाता है महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप बांग्लादेश का उदाहरण देख सकते हैं। 1991 से 2017 के बीच में बांग्लादेश ने लगभग 5.5% की जीडीपी विकास दर को प्राप्त किया, और आप देखें वहां पर महिलाओं की श्रम में जो भागीदारी है वो 24% से बढ़कर कहां हो गई है 36%। तो यह स्थिति दिखाती है कि महिला भागीदारी का बढ़ना अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने के लिए आवश्यक भाग है। भारत में एक कमी आई है तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। और भारत में जो स्थिति श्रम भागीदारी में महिलाओं की कमी है यह बताता है कि हर 4 में से 3 महिलाएं किसी भी तरह के कार्य में नहीं लगी हुई हैं, और यह स्थिति भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र से महिलाओं को रोजगार इसमें मिल सकता है, और यह कहीं ना कहीं उनकी श्रम भागीदारी को बढ़ाएगा। तो यह हमें एक तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की भी एक तरह से भविष्य में आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में हमें बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है। एशिया के देश भी इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। हम देखें हमने श्रम सुधार किए हैं और हमारे जो 29 श्रम कानून थे उनके स्थान पर 4 श्रम संहिताओं को लाया गया है। और इसी कंपटीशन में अगर हम देखें प्रतिस्पर्धा में इंडोनेशिया के द्वारा भी अपने यहाँ जो 70 अलग अलग कानून है उनमें सुधार किया गया है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा भी एक तरह से अमेरिका और कनाडा के साथ एक व्यापारिक समझौता करने के लिए वार्ताएं की जा रही हैं। तो एशिया के जो देश हैं वो बड़े पैमाने पर अपने यहाँ व्यापारिक सुधार कर रहे हैं। तो हमें भी सुधार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। जो प्रमुख हमें समस्याएं दिख रही हैं उन पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसी स्थिति में हम एशिया में जो बड़ा परिवर्तन अर्थव्यवस्थाओं में दिख रहा है उसका लाभ एक तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं भविष्य में। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइंस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु के संबंध में ये न्यूज है कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की अगर हम बात करें तो उनके पास एक मामला है जिसमें राजीव गांधी की हत्या में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके संबंध में एक निर्णय लेना कि उनको आज़ाद कर देना, जो भी वो जेल टर्म इस समय उनको दिया गया उससे, तो उसके संबंध में जो निर्णय है उनके द्वारा काफ़ी डिले किया जा रहा है। जबकि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके संबंध में आदेश दिया है और तमिलनाडु की मंत्रिपरिषद उनके द्वारा भी निर्णय किया गया है। उसके बाद भी राज्यपाल के द्वारा निर्णय नहीं किया जा रहा है। जबकि राज्यपाल इस तरह की जब दया याचिका पर विचार करते हैं तो उनका जो निर्णय है वो उनका स्वयं का न होकर जो राज्य सरकार है उस पर एक तरह से काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उनका एक निर्णय आया 1981 में मरुराम वर्सेस भारत संघ का अगर हम केस देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि अगर हम अनुच्छेद 72 की बात करें केंद्र सरकार के पार्ट पर यानी राष्ट्रपति के लिए और अनुच्छेद 161 की बात करें राज्यों में यानी गवर्नर के लिए, तो ये स्वयं में निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो भी केंद्र और राज्य की सरकार है उनके निर्णय पर एक तरह से उनका निर्णय आश्रित होता है। तो ये कहीं ना कहीं निर्णय जब मंत्रिपरिषद ने तमिलनाडु में दिया हुआ है तो उसको गवर्नर को अंतिम रूप में
लागू करना चाहिए, तो वो तमिलनाडु में नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है एक तरह से उसको अभी लागू नहीं किया जा रहा है तमिलनाडु में राज्यपाल के द्वारा। तो ये संवैधानिक एक तरह से जो संकट है उसकी स्थिति को ला रहा है। 5 जज की बेंच का जो निर्णय था उसमें जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर भी थे। उन्होंने ये कहा था कि जो भी सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो राष्ट्रपति और जो गवर्नर है अपने निर्णय देने के लिए उससे बंधे हुए हैं। तो राज्यपाल जब निर्णय नहीं दे रहा है तो ये संवैधानिक संकट की स्थिति को ला रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत संघ का निर्णय देखें तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो भी दया याचिका है उस पर तेजी से काम किया जाए, क्योंकि अगर दया याचिका को बहुत लेट किया जाता है, मान लीजिए व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, उसके साथ में अमानवीय या एक तरह से गैर मानवीय व्यवहार को दिखाता है और उसको भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक तरह से अधिकार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है और दया याचिका पर जो निर्णय है वो तेजी से किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी शत्रुघ्न चौहान का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम अन्य निर्णय को देखें, जैसे 2020 में मणिपुर की विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो भी अयोग्यता के संबंध में निर्णय नहीं दिया जा रहा था, तो वहां पर मेघचंद सिंह वर्सेस विधानसभा अध्यक्ष का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 4 सप्ताह के अंदर स्पीकर को अपना निर्णय देना है। तो इस तरह की देरी भी कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अगर हम राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 का निर्णय देखें सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी स्पीकर का निर्णय बहुत डिले होता है, बहुत देरी होती है उसमें, तो 10वीं अनुसूची की जो भावना है उसका एक तरह से संवैधानिक रूप में पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। और वर्तमान केस में अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु विधानसभा का जो कार्यकाल है वो मई 2021 में खत्म हो रहा है। तो अगर मंत्रिपरिषद तमिलनाडु की तरफ से कोई निर्णय लिया गया है उस पर अगर राज्यपाल के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो मई 2021 के बाद वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो एक तरह से खतरे में है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल को निर्णय तेजी से लेने की आवश्यकता है, जिससे कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय में लगातार कहा जा रहा है उसको भारत में स्थापित रखा जा सके। आगे हम अपनी प्रीलिम्स की न्यूज पर आते हैं। ब्रू रेफ्यूजीज डिमांड इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट पैक्ट। ये जनवरी 2020 में हस्ताक्षर किया था। 4 पक्षीय समझौता था, भारत सरकार थी, उसके अलावा ब्रू जो जनजाति उनके जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे, उसके अलावा मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार। तो आप ध्यान रखें ये जनजाति प्रमुख रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में रहते हैं। तो यहां मिजोरम में जो ब्रू जनजाति रह रही थी वहां पर एक तरह से कुछ विवाद हुआ और बड़ी संख्या में ये जो जनजातियां हैं ये त्रिपुरा के क्षेत्रों में पहुंची। तो वहां पर जो शरणार्थी के रूप में है तो उनको स्थायी रूप से बसाने की जो व्यवस्था है वो एक एग्रीमेंट के माध्यम से जनवरी 2020 में की गई। अब उसकी प्रक्रिया उसको तेजी से करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हम इसी ब्रू जनजाति के संबंध में प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। ब्रू जनजाति प्रमुख रूप से मिजोरम तथा त्रिपुरा में निवास करते हैं। ध्यान रखें असम में भी ये निवास करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ब्रू जनजाति को त्रिपुरा में 21 अधिकृत अनुसूचित जनजातियों में स्थान प्राप्त है, ये सही स्टेटमेंट है। पहला गलत है, केवल 2, तो आंसर आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूज। कन्फ्रंट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर सेज मोदी। तो यहां पर 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा टेरर यानी आतंकवाद को किस तरह से जो समर्थन देने वाले हैं उनको रोका जाए उसके बारे में एक बयान दिया गया है। यहां हम ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो संगठन है उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। ब्रिक्स शब्द सर्वप्रथम अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में प्रयोग किया गया। देखिए इनके द्वारा सबसे पहले ब्रिक का शब्द दिया गया था। दूसरा पॉइंट, ब्रिक की स्थापना 2009 में येकाटेरिनबर्ग में की गई। कहां पर? रशिया में। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, सही स्टेटमेंट है। ब्रिक्स की नई विकास बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। तो ध्यान रखें बीजिंग में नहीं है, ये चीन के ही शहर कहां पर? संघाई में इसका मुख्यालय है। तो बीजिंग नहीं है, तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। 1, 2, 3 सही है, आंसर आपका सी। नेक्स्ट उस पर आते हैं और ये भारत के पूर्व विदेश सचिव है श्याम शरण, उनका एक तरह से यहां पर एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने आरसीपी में भारत के नहीं शामिल होने को एक गलती माना है और उनका मानना है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। तो यहां पर हम आरसीपी के संबंध में एक प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आरसीपी के 15 सदस्य देशों में विश्व जीडीपी का 40% से अधिक है। ध्यान रखें कितना है? 30%, 40% से अधिक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। इस समझौते में क्वेड समूह का कोई भी देश शामिल नहीं है। देखिए क्वेड की बात करें तो इसमें यूएसए है, उसके अलावा साथ में जापान है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया। तो ध्यान रखें जापान ऑस्ट्रेलिया
दोनों ही आरसीपी के 15 देशों में शामिल हैं। तो आरसीपी में कौन कौन है? आसियान, उसके अलावा अगर हम देखें तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, उसके अलावा न्यूजीलैंड का पार्ट है और साथ में है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के देश हैं वो आरसीपी में शामिल हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा, आरसीपी में शामिल किसी भी देश से भारत की सीमा नहीं बनती है। देखिए आसियान इसमें शामिल है और आसियान का जो म्यांमार देश है उसकी सीमा भारत से लगती है। तो कहीं ना कहीं जो आरसीपी में शामिल म्यांमार देश है उसकी सीमा भारत से बनती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहां तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यानी 1 2 3 तीनों असत्य हैं। तो आंसर आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, एनएचआरसी नोट से ड्रॉप इन वुमेन वर्कर्स, यानी महिलाओं की श्रम में जो भागीदारी है उसमें कमी आई है। अगर हम आंकड़े देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एक सर्वे किया जाता है 2017 से लगातार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे में कहा गया है कि आजादी के बाद 2017-18 में जो महिलाओं की श्रम में भागीदारी है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। 2004 में देखे तो ये 29.4 था और 2017-18 में ये घटकर रह गया है 17.5%। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा एक तरह से खराब है। और 2018-19 में माना जा रहा है कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये 18.6% के स्तर पर है। अभी भी ये स्थिति एक तरह से नियंत्रण में नहीं है और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी कहीं की अर्थव्यवस्था में जीडीपी विकास दर को बढ़ाने में काफी मदद देती है। अभी हमने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था। यहां पर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसी के साथ साथ जो आंकड़ा यहां पर दिया गया है एक तरह से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, दोनों के संबंध में प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखें 1993 का जो संसद का कानून उसके माध्यम से इसे गठित किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)D मानवाधिकारों को जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने के रूप में परिभाषित करती है। तो ये एक तरह से डेफिनेशन दी जाती है मानवाधिकार की। अगर हम बात करें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है आपका सी। दूसरा हमारा प्रश्न पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में है। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की शुरुआत की। सही स्टेटमेंट है। पीएलएफएस का पहला उद्देश्य प्रमुख रोजगार और बेरोजगार संकेतक यानी रोजगार और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनके बारे में एक तरह से आंकड़ा देना, जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर, यानी जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात क्या है, श्रम बल की भागीदारी दर कितनी है, महिला और पुरुष की बात करें बेरोजगारी दर कितनी है, ये सारा अनुमान लगाने के लिए शहरी क्षेत्र में 3 महीने के थोड़े समय के अंतराल के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी करंट वीकली स्टेटस, इसका मतलब क्या है कि शहरी क्षेत्र में 3 महीने के आंकड़े लिए जाते हैं और जब आंकड़े लिए जाते हैं उसके पहले का सप्ताह, तो करंट वीकली स्टेटस या वर्तमान साप्ताहिक स्थिति का मतलब हर सप्ताह के बारे में एक आंकड़ा देखा जाता है कि वहां पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर क्या है। यह केवल शहरी क्षेत्र में 3 महीने के समय अंतराल के लिए किया जाता है। तो पहला आंकड़ा तो यह होता है। दूसरा, पीएलएफएस का दूसरा उद्देश्य ग्रामीण और शहरी, ये देखिए दोनों के लिए किया जाता है। क्षेत्र में सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति का मतलब है 365 दिन का आंकड़ा देखा जाता है, किसी भी दिन के पार पर रोजगार मिला है या नहीं है। और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी जब भी आंकड़ा लिया जा रहा है उसके पहले का जो सप्ताह है, दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतक का अनुमान लगाना। तो ये दूसरा आप देखें, इसमें 365 दिन और जो साप्ताहिक दोनों आंकड़े लिए जाते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के। तो ये दोनों सर्वे एक तरह से जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उसमें किया जाता है। अप्रैल 2017 से इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहां पर आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM है, जिसका डीआरडीओ ने अभी परीक्षण किया है उड़ीसा के तट पर। और परीक्षण में एक तरह से एक अनमैन्ड एरियल टारगेट यानी मानव रहित एक तरह का एरियल टारगेट उसका उपयोग किया गया, और नाम क्या है इसका, बंसी। यहां पर आप देखें ये इमेज है। तो जो QRSM मिसाइल है उसने इस अनमैन्ड एरियल टारगेट यानी मानव रहित एरियल टारगेट उसको एक तरह से लक्ष्य बनाया। और ये बंसी एयर टारगेट एक तरह से देखें तो ब्रिटेन की एक कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और भारत ने इसको एक्वायर कर रखा है। कोई भी इस तरह के मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं
उनमें प्रयोग करने के लिए। तो इसी बंसी जो अनमैन्ड एरियल टारगेट है, मानव रहित एरियल टारगेट है, उसके संबंध में हमने यहां पर प्री का क्वेश्चन दिया है। जर्मनी की मैग्वेट डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित बंसी सतह से हवा और हवा से हवा में हथियार प्रणालियों के लिए एक हवाई लक्ष्य है। तो स्टेटमेंट लास्ट का सही है, लेकिन जर्मनी गलत है। तो ये जर्मनी का नहीं, बेसिकली ये ब्रिटेन का सिस्टम है, तो जर्मनी के कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उपयोग बंसी का एक तरह से जब किया जाता है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर और एयर टू एयर, हवा से हवा में जो मिसाइल हैं उनकी एक तरह से टेस्टिंग करने में इस टारगेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जर्मनी नहीं, ये ब्रिटेन की कंपनी है मैग्वेट डिफेंस। दूसरा, QRSM के परीक्षण में डीआरडीओ द्वारा एक लक्ष्य के रूप में बंसी का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो आंसर यहां पर आपका हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। ये हमारा 18 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।